Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the last lecture video of respiration in plants. In this video lecture, we will discuss amphibolytic pathway of respiration, efficiency of respiration, significance of stepwise release of energy, and lastly we will discuss about the anaerobic respiration. So let's get started. सो व्हाट इज एम्फीबोलिटिक पाथवे। एम्फी का मतलब क्या है? एम्फी का मतलब है बोथ। बोलिटिक का मतलब क्या है? पोलिटिक पाथवे यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाथवे होते हैं, जनरली दो टाइप की रिएक्शन होती है हमारे अंदर। एक होती है कैटाबोलिक और एक होती है एनाबोलिक। कैटाबोलिक के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। एंड एनाबोलिक का मतलब क्या है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर। तो वी आर सेइंग दैट रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबोलिटिक पाथवे। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस पाथवे आर कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक। कैटाबोलिक कैसे हैं? कैटाबोलिक पाथवे कैसे हैं? तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये स्टार्ट होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है। ग्लूकोज जो है जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाता है तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन तो जो पायरुवेट जो है वो बनता है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल CoA बनता है। एंड लास्टली फिर CO2 जो है वो निकल जाता है, यानी ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एक सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर हम देखें जो ग्लूकोज है अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? CO2 के अंदर, तो ये क्या है? कैटाबोलिक पाथवे ही हो गया, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है? एक सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फैटी एसिड है वो जब डाइजेशन के अंदर ब्रेक डाउन होता है देन इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है उसमें फैटी एसिड जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA के अंदर, और ग्लिसरॉल जो है वो ऐड हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना था तो उसके अंदर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर जो ग्लिसरॉल है उसके अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस उसके अंदर जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है। तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है? सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। फाइनली आगे जो है सिंपल जो है तो यानी कि वेरियस या फिर हम कह सकते हैं फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो है कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? CO2 के अंदर जो है कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन का ही देखें तो प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है? अमीनो एसिड। तो जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है, तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेकडाउन होकर किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो एसिड का एक एग्जांपल है ग्लाइसिन, और जो ग्लाइसिन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एसिटाइल CoA के अंदर। तो व्हाट इट मीन्स, दोबारा से किसके अंदर आ गया? रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर आ गया, एंड फिर इसका जो है CO2 जो है वो निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली यहाँ पर यही होने लग रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो अल्टीमेटली केवल 1 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है, यानी कि एक टाइप का कैटाबोलिक रिएक्शन जो है वो होने लग रहा है। लेकिन इसके अंदर एनाबोलिक रिएक्शन क्या है? एनाबोलिक पाथवे वाली चीज़ इसके अंदर क्या है? तो एक बार इस चीज़ को देखिए हम कि एसिटाइल CoA जब क्रैब साइकिल के अंदर जाता है तो सिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? ग्लूटामेट के अंदर। और जो ग्लूटामेट है वो आगे चले किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है? प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर हम ग्लूटारेट को देखें तो वो इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। तो व्हाट इट मीन्स,
इट मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बन गया सिंपल से, तो यानी एनाबॉलिक पाथवे के अंदर जो है ये आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें सक्सिनाइल कोए है, सक्सिनाइल कोए कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल, साइटोक्रोम एंड फाइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम एंड फाइटोक्रोम अगर हम देखें इनके बारे में अगर हम बात करें तो आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर जो है काम आते हैं। अब ये मॉलिक्यूल बनने लग रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है ना। तो व्हाट इट मीन्स कि हमारा जो सक्सिनाइल कोए है अगर वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है साइटोक्रोम के अंदर, या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फाइटोक्रोम के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि वो एक एनाबॉलिक पाथवे है। उसी तरीके से ऑक्जेलो एसीटेट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एस्पार्टिक एसिड। वैसे कंपेयर भी कर सकते हो एस्पार्टेट एंड एसीटेट, लगभग जो है वो सेम सा ही है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक दूसरा एग्जांपल ये हो गया, तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? जो ऑक्जेलो एसीटेट है अगर वो कन्वर्ट हो जाए, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? एस्पार्टेट के अंदर, और एस्पार्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? पायरिमिडीन के अंदर अगर कन्वर्ट हो जाए। पायरिमिडीन कहाँ होता है? डीएनए के अंदर। उसी तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर एल्कलॉइड जो है वो अलग से बनते हैं। तो जो एल्कोलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड जो है वो अगर बनने लग रहे हैं तो वो भी क्या है? एक एनाबॉलिक पाथवे है। यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल है उससे क्या बनने लग रहा है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बनने लग रहा है। वैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है यहाँ पे भी हो सकती है। जो ग्लाइसिन है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ में मिलके अमीनो एसिड जो है वो आगे चल के प्रोटीन जो है वो बना सकती है। तो व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर भी एक एनाबॉलिक पाथवे जो है वो हो सकता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी पाथवे को देखें तो ये कैटाबॉलिक तो है ही, उसके साथ में एनाबॉलिक भी है, क्योंकि मेजॉरिटी के जितने भी हमारे क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटरमीडिएट आने लग रहे हैं वो समहाउ कैटाबोलाइज होकर के CO2 के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड ये मेटाबोलाइज होकर के एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जा करके कोई अलग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन जो कंसर्न हुआ था वो था ATP का फॉर्मेशन। अब जो ATP का फॉर्मेशन, तो ATP का मॉलिक्यूल है क्या? ATP के मॉलिक्यूल के अंदर एडिनोसाइन के साथ में जुड़ा होता है फास्फेट, फास्फेट और फास्फेट, यानी 3 फास्फेट की बॉन्ड जो है उसके साथ जो है प्रेजेंट होती है। एंड जब कभी भी वाटर इसके साथ में ऐड होता है तो वाटर ऐड करके ये एडिनोसिन के साथ में केवल 2 फास्फेट जो है वो जोड़े रखता है, एक बन जाता है H3PO4 और इसके साथ जो एनर्जी जो है वो निकलती है। और जब कभी भी इन अदर वर्ड हम इसको और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको ADP, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम ATP। लेकिन जब कभी भी ADP के साथ में, अच्छा H3PO4 का मैं इन अदर वर्ड मतलब क्या लगा सकता हूँ? PI, यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट। जब कभी भी जो PI है अगर उसके साथ में एनर्जी अगर और जुड़ जाए तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ATP के अंदर। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं और ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। यानी कि ये एक ATP की साइकिल है, और ATP की साइकिल किसने दी थी? लिपमैन ने जो है वो दी थी। तो ATP बनी कितनी है? वेल ATP 36 to 38 जो है वो बनी थी, ठीक है। लेकिन बननी कितनी चाहिए थी? तो बननी कितनी चाहिए थी का मतलब मैं बात करने लग रहा हूँ एफिशिएंसी की। हमारी जो रेस्पिरेशन है उस प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि जितना हम फूड डालते हैं क्या 100% उससे ATP बनती है या नहीं बनती है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा डाटा जो है वो आपको लर्न रखना है। अगर आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगर आप बर्न करोगे तो उससे निकलेगी 686 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी जो है वो निकलेगी अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बर्न करते हैं। बर्न तो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन उस बर्निंग को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस है एज कंपेयर टू बर्निंग। तो अगर वहाँ पे इतनी एनर्जी निकलती है तो हमारी बॉडी के अंदर तो इतनी एनर्जी बनी भी होगी, तो क्या उतनी ATP बनती है? लेट्स चेक इट। तो एक ATP के अंदर एनर्जी होती है 1 ATP एनर्जी,
होती है, कितनी होती है, 8.1 किलो कैलोरी जो है इतनी एनर्जी होती है। बनी कितनी थी, 36 ATP जो है वो बनी थी। 30 ATP की एनर्जी जो है वो कितनी होगी, वो होगी 8.1 मल्टीप्लाई 36। अब 36 तो 38 हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ 38 लिख देता हूँ, तो इतनी एनर्जी जो है वो होगी। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी कब निकलती है, एफिशिएंसी तब निकलती है जब कितनी चीज़ बनने लग रही है अपॉन में कितना मटेरियल डाला गया, तो इतनी एनर्जी वाला मटेरियल जो है वो डाला गया, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो अगर आप इसको काट पीट के देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 40% जो है आ जाता है। तो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है हम 40% मान लेते हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि जब भी आप खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो ये था हमारा एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जब भी हम अपनी बॉडी के अंदर फूड लेते हैं तो उसका 40% ही कन्वर्ट हो पाता है किसके अंदर, ATP के अंदर। बाकी का 60% कहाँ पे चला गया, ऑलमोस्ट जो 60% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग हीट। अब बाकी का क्या होता है, हीट जो है वो फॉर्म होती है। क्या ये गलत चीज़ है, क्योंकि कहाँ 40% और कहाँ 60%, 60% में तो ATP बननी चाहिए थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। पर ये भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर वार्म जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो इसी वजह से 60% ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होती है हीट प्रोड्यूस करने के अंदर, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, एंड 40% जो है उसका ATP जो है बनाता है। इसी वजह से जब भी आप खाना खाते हो तो उसके बाद जो है आपका टेम्परेचर जो है गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि जो आप खाना खाने लग रहे हो उसका अराउंड 60% का तो जो है हीट ही बनने लग रही है, एनर्जी जो है वो रिलेटिवली जो है कम बनती है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब भी ग्लूकोज बाहर बर्न किया जाता है तो उससे तो 100% हीट ही बनती है, उससे कोई ATP थोड़ा ना बनती है। ATP तो हमारे वाला सिस्टम जो है वो बनाने लग रहा है। तो व्हाट इट मीन्स कि हमारा सिस्टम 40% जो है एफिशिएंट है। आपको पता है कि जो पेट्रोल डीजल की जो ये जो इंजन है ये कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, ये भी इतने ही है, यानी 20 to 40% ही एफिशिएंसी जो है ये शो करते हैं। अब आने वाले इंजन जो है थोड़े से बेटर हैं, नहीं तो इनकी भी एफिशिएंसी जो है इतनी रहती है। तो सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मशीन्स एंड यू, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट जो है वो बराबर ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगर हम देखें तो जितनी भी यहाँ पर रिएक्शंस हुई हैं वो सभी रिएक्शन वन स्टेप पे नहीं हुई, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हुई है। तो अगर मल्टीपल स्टेप में हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो होने लग रही है ना। तो व्हाट इज़ दी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज ब्रेक डाउन, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फ़ायदा क्या है, नंबर 1 भाई, अगर हम एकदम से फूड को अगर जलाते हैं तो उससे क्या होगा, हीट जो है वो ज़्यादा निकलेगी, और जब हीट ज़्यादा निकलेगी तो क्या वो हमारे लिए अच्छी होगी, नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड उसकी वजह से बर्न जो है वो हो सकता है। सो सिग्निफिकेंस क्या है, इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, इट प्रिवेंट बर्निंग ऑफ बॉडी। तो बॉडी का बर्न होने से और टेम्परेचर को मेंटेन रखने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं तो ये कुछ ऐसा ही है कि बिना रेगुलेशन के एकदम सब कुछ जला दिया, और सब कुछ जला दिया तो सब कुछ एकदम से ख़त्म भी हो गया एंड वो बाद में कुछ भी काम जो है वो नहीं आया। तो हमारी बॉडी बर्न हो सकती है अगर एकदम से जितना भी ग्लूकोज है वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो गया। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग रहे हैं, कौन सी हमें डाइट खानी चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो वाली, या फिर जिसके अंदर कम कार्बोहाइड्रेट है। वेल, कार्बोहाइड्रेट जो है इसेंशियल है हमारे लिए, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा
कि जो ग्लूकोज जो है वो कम टूटेंगे, और जब कम टूटेंगे तो एनर्जी का जो आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा वो धीरे धीरे करके होगा, और जब बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे करके होगा तो आपकी ओवरऑल होल डे के अंदर एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब यही है कि डिफरेंट टाइप के जो आपके सीरियल्स है वो आपको खाना चाहिए इन स्पाइट ऑफ जो फास्ट फूड है, जो इमीडिएट एनर्जी जो है वो देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एनर्जी देते हैं लेकिन बाद में जो है लेथर्जी देते हैं। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जो है वो खानी चाहिए। आगे देखते हैं। तो मैंने ये चीज़ क्यों बताई, मैंने इस वजह से बताई क्योंकि स्टेप वाइज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो अच्छा है, लेकिन एकदम से अगर बर्न होने लग रहा है तो वो अच्छा नहीं होता। आगे हम देखें भाई, एंजाइम्स कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी वो सभी किसके द्वारा रेगुलेटेड होगी, एंजाइम्स के द्वारा। अब जब वो एंजाइम के द्वारा रेगुलेटेड होगी तो इसका मतलब ये है कभी भी कुछ भी अगर गलत होगा तो ऐसा नहीं है कि बॉडी को कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, वो बीच में स्टॉप भी हो सकता है, कोई दूसरी प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो सकती है। तो देयर इज़ रेगुलेशन, जिसकी वजह से सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेफ्टी ज़्यादा इसेंशियल है एज़ कम्पेयर टू जो एनर्जी जो है वो हमें मिलती रहे। इसके अलावा इट सेव टाइम टू फॉर्म ATP, मैक्सिमम ATP formed because of स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। क्योंकि स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होने लग रहा है तभी ATP बनने लग रहा है। अगर स्टेप वाइज नहीं होता तो एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली तो उसका जो है कोई यूज़ जो है वो होगा ही नहीं। लास्टली हम ये कह सकते हैं जो वेरियस इंटरमीडिएट जो मेटाबोलाइट हैं कैन बी यूज्ड टू मेक अदर इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल। जैसे कि पायरिमिडीन है, जैसे क्लोरोफिल है, वो क्यों बनने लग रहा है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट जो है बनने लग रहा है। अगर एकदम से अगर सब कुछ अगर बर्न हो जाए तो ना इंटरमीडिएट बनेंगे ना कोई दूसरी चीज़ जो है वो बनेगी, वो हमारे लिए जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमारा एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है एनारोबिक रिएक्शन, अब उसको देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ दी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड without the help of oxygen. It is of two types. दो टाइप्स की होती हैं भाई। एक तो जो आपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ी थी ईस्ट की, ठीक है, तो ईस्ट के अंदर जो है इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, वैसे हम पहले जो है सिग्निफिकेंस की बात कर लें कि ये ज़रूरी क्यों है, वैसे हम देखेंगे उन सभी चीज़ों को। तो होता क्या है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, यानी कि जो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अलग अलग स्टेप जो है वो आते हैं। जैसे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट आता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट आता है, फिर उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट जो है वो आता है, फिर उसके बाद में दो चीज़ों के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है आता है, फिर उसके बाद में 1,3 बाईफास्फो टीसेट के अंदर आता है, एंड सो ऑन। बाद में जो है पायरुवेट जो है वो बन जाता है। पायरुवेट के बाद में पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं। ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मान लो ईस्ट को अगर ईस्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस केस में पायरुवेट का क्या हो? अगर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखें तो 2 ATP तो इसके अंदर ही बनती है, तो अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो वो 2 ATP जो है वो नहीं बन पाएगी। तो
ये ज़रूरी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, और अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो उसका जो काम है यानी इसका सब काम है वो भी चलता रहेगा। तो इसी वजह से जो पायरुवेट है उसके बाद में ये कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस में CO2, और जो एसिटल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होता है बाद में इथेनॉल के अंदर। पायरुवेट निकला क्या है CO2, तो डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज, उसके साथ में मैग्नीशियम आयन और TPP जो है एज एन कोफैक्टर जो है काम करता है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, इस यहाँ पर एंजाइम होता है इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज, या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है क्या, NADH पॉजिटिव। ये कहाँ पर बना था, ये बना था यहाँ पर। इसने क्या यूज़ किए थे, NAD पॉजिटिव जो है वो यूज़ किया था, और क्या बन गया था, NADH, और H पॉजिटिव जो है वो बन गया था। ग्लाइकोलाइसिस अगर चलानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, NAD पॉजिटिव जो है वो चाहिए। तो जब अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज यूज़ किया जाता है तो वो दोबारा से कन्वर्ट कर देता है क्या, NAD पॉजिटिव, और ये NAD पॉजिटिव किसको मिल जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को मिल जाते हैं। तो ये जो NADH पॉजिटिव है ये इसने यहाँ को सप्लाई कर दिया, और इससे जो है यहाँ पे सप्लाई होगी। अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, रुकेगी नहीं, हालांकि अल्कोहल जो है वो बनता रहेगा। तो इथाइल अल्कोहल की जो फर्मेंटेशन है उसके अंदर क्या होता है, इथेनॉल बनता है पायरुवेट से। कैसे, पहले एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद इथेनॉल बनेगा, और उससे जो है NADH जो है बन जाएगा, और जो NAD जो है वो बाद में यूज़ हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है। एंड ये इसी वजह से क्योंकि एटलीस्ट कुछ एनर्जी तो जो है उसको मिलती रहे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा ग्लूकोज है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6, जबकि ग्लूकोज का क्या है, C2H5OH। तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो एनारोबिक रिएक्शन के अंदर यही होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो नहीं होता। अगर हम अपनी मसल के अंदर देखें तो दूसरा टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उस फर्मेंटेशन के अंदर भी क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। अब ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यूसली चलते रहने के लिए क्या चाहिए, NAD पॉजिटिव जो है वो चाहिए। तो इसलिए पायरुवेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। और लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ये ले लेगा NADH पॉजिटिव, एंड ये रिलीज कर देगा क्या, NAD पॉजिटिव। और जो NAD पॉजिटिव है वो वापस जो है ग्लूकोज की मतलब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फीड जो है होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूस ग्लाइकोलाइसिस जो है वो चलती रहेगी, और एटलीस्ट जो है 2 ATP जो है मिलती रहेगी। तो इट्स लाइक मान लो आप भागने लगने लग रहे हो, ठीक है, एंड जब भी भागते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं। आप भागने लगने लग रहे हो लेकिन आपके लंग की एक लिमिट है, उसके बाद वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता। तो जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकता लेकिन आप भागने ज़्यादा लगने लग रहे हो तो मसल को उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं रही। तो मसल को क्या करना पड़ेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो करना पड़ेगा, एंड वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। वो लैक्टिक एसिड क्यों बनाने लग रहा है, ताकि आप जो भागने लगने लग रहे हो उसके अंदर जो 2 ATP जो है वो मिलती रहे, जिससे कि आपका जो भागना जो है कुछ देर तक जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो हमने देखा भी होगा, आप कई बार जो है भागते हो, फिर जो है धीरे धीरे करके पेन जो है होने लग जाता है, लेकिन फिर भी आप भाग सकते हो। कारण क्या है कि
एरोबिक रिएक्शन तो बंद हो चुकी है, लेकिन एनारोबिक रिएक्शन जो है अभी भी चली हुई है, जिसकी वजह से आप अभी भी वो काम कर पा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप भागना फिर भी कंटिन्यू रखते हो तो लैक्टिक एसिड की अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेन जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड है तो एक एसिड जिसकी वजह से पीएच जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, एंड एनर्जी जो है उतनी मिल नहीं पाती। तो इवन दो आप चाहे काफ़ी मतलब भागते रहो, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर अत्याचार कर करके फिर भी भागते रहो, जोश से भागते रहो, कैसे भी भागते रहो, थोड़े टाइम के बाद में जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो फिर ये प्रोसेस जो है अपने आप जो है इम्प्रूव हो जाएगी, पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज़ दी सिग्निफिकेंस ऑफ, अच्छा इसके लिए कुछ कोफैक्टर भी जो है वो इसेंशियल है। जैसे लैक्टिक एसिड के लिए क्या चाहिए, जिंक जो है वो होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना जो है वो होगा नहीं, यानी कि एंजाइम को रिक्वायर्ड होता है। इसी तरीके से FMN जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है और ये डिस्कवर किसने थी, तो बकनर ने डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन को अलग से जाइमोसिस जो है वो भी कहते हैं, क्योंकि उसने जो डिस्कवरी की थी वो ईस्ट के एक्सट्रैक्ट के साथ की थी। तो ईस्ट के एक्सट्रैक्ट के अंदर एक जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उसने नाम दे दिया इसका क्या, जाइमोसिस। तो चाहे जाइमोसिस है फर्मेंटेशन का, एक कुल मिला के बात जो है वो एक ही है। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेशन। तो हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सिग्निफिकेंस जो है वो लिखेंगे, ठीक है। पहली क्या हो सकती है, इट कंटिन्यू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमें रिक्वायर्ड हो तो भी जो है चीज़ जो है वो हमें एनर्जी की फॉर्म जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग अल्कोहल, या फिर जो बीवरेज जो है वो बनाने के अंदर जो काम आता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, दही भी कैसे बनती है, जब एनारोबिक रिएक्शन होती है उससे बनती है। इसके अलावा इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग, बल्कि इनके बिना तो बन ही नहीं सकती, क्या, जैसे ब्रेड है, जैसे डोसा है, वो इसके बिना जो है नहीं बन सकती। जैसे कि जलेबी है, वो इसके बिना जो है वो नहीं बन सकती। हमने देखा है जलेबी बनाने के लिए जो वो माल्ट होता है अलग से, उसको काफ़ी ज़्यादा सड़ाया जाता है। तो जो रेटलिंग है, जो सड़ाना है, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो होती है, एंड इट इज़ क्वाइट इसेंशियल। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर वगैरह है, वो भी किसके द्वारा बनता है, वो भी इसी की वजह से बनता है। डेयरी प्रोडक्ट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन। तो जब तक फर्मेंटेशन नहीं होगी तो जो पनीर वगैरह जो है वो भी नहीं बनेंगे। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दी लेक्चर, एंड होपफुली आपको जो है समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा सा ये ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पाथवे जो है वो आए हुए हैं, बट आप बार बार वीडियो देखोगे एंड बार बार इनको समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन है, उसके ऊपर भी जो है मैंने वीडियो जो है डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं, नहीं तो लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो पढ़ते रहें, कोरोना से बचे रहें, एंड लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करते रहें।